जहां कोई जैन साधारण परिवार अपने बच्चे को जो सीए की तैयारी कराना चाहता है, अगर ये जैन फोरम उस बच्चे को एक स्थान पर वहां उसको कोचिंग दे दे और उसको जैन भोजन दे दे, रहने का स्थान दे दे, तो समझो हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी कमी है, हम किसी भी बच्चे को भेजते हैं, जैन बच्चे को कोचिंग के लिए कोई कहीं भी भेजता है, उसका मन नहीं लगता। और उसका विशेष कारण ये होता है कि हम बहुत ज्यादा छुई मुई हैं और हम ठीक से भोजन नहीं मिलता, ठीक सा वातावरण नहीं मिलता, तो छोड़कर आ जाते हैं। इसलिए जैन वातावरण के ऐसे स्थान, जैन वातावरण के ऐसे स्थान हमको मिलने चाहिए जहां बच्चे कोचिंग कर ले। आज तो जैसे वकील साहब जयपुर के सीए साहब ने कहा कि हम हर तरह से संपन्न हैं, हम हर तरह से मजबूत हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी ये मजबूती है ना, ये धीरे धीरे कम हो रही है। आज राजस्थान में हमारे 3 एमपी लगातार 40 वर्ष तक थे। राजस्थान में जैन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 40 वर्ष तक 3 एमपी हमेशा हुआ करते थे। पुष्प जैन, मीठालाल जैन, वृद्धिचंद जैन, आपने नाम सुने होंगे पुराने, और करीब 18 एमएलए जैन हुआ करते थे राजस्थान में। लेकिन हम छुई मुई हो गए, हमारी जो संख्या है वो घट रही है और धन बढ़ रहा है। जब किसी परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है तो धन अपने आप बढ़ने लगता है। तो फिर हम क्या काम करते हैं, हमारी वृत्ति दान की हो जाती है। तो एक्चुअली हम धनवान नहीं है। जब संख्या घटेगी, मेरे पिताजी, हम 4 भाई हैं, हम मेरे एक ही लड़का है, और मैं जब कमाऊंगा तो धन बढ़ेगा। अगर 4 लड़के होते तो मेरा कमाना मुश्किल हो जाता, मैं उनको दुकान भी वो भी नहीं दे पाता। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मंदिर तो बढ़ रहे हैं, धन तो बढ़ रहा है, लेकिन जैन लोग घट रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है। तो जो घटती जनसंख्या है, आप देखो 36 जात में भारतवर्ष की जो जनगणना हुई है उसमें केवल एक ही जाति है। अब हम अपने आप को जाति भी कह सकते हैं, धर्म भी कह सकते हैं। अभी कानून के हिसाब से तो हम अल्पसंख्यक हैं, जैन धर्म है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट विचाराधीन है, उससे तय हुआ कि वास्तव में हम अल्पसंख्यक हैं या जैन हिंदू के अंतर्गत ही एक जाति है। तो हम चाहे कुछ भी हैं, लेकिन संख्या हमारी घट रही है। अगर धर्म है तो हमारी संख्या घट रही है, और हम जाति हैं तो भी हमारी संख्या घट रही है। तो मंदिर बढ़ने से तो हमारी संख्या बढ़ नहीं जाएगी। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो अस्तित्व का संकट आ गया। घर बड़े, घर में रहने वाले कम, मंदिर बहुत ज्यादा, मंदिरों में पूजा करने वालों की संख्या कम। तो ये जो समस्या है और ये जो कमजोरी है कि हम छुई मुई है, जरा भी हम, मैं खुद कहता हूं आपको, मैं भाषण तो दे रहा हूं, बातें बना रहा हूं। मैं 1978 में सब इंस्पेक्टर पुलिस में मेरा चयन हुआ। मैं नेहरू नगर पुलिस अकादमी में अपना कनस्ता लेके, बस्ता लेके चला गया, और वहां जब मेरे को वैसा वातावरण नहीं मिला, खाना पीना का ठीक वातावरण नहीं मिला, तो मैं बीच में ही ट्रेनिंग को छोड़कर आ गया। तो ये हमारी जो स्थिति है कि हम कमजोर हैं इस मामले में, कि जो पद सोपान के जो स्थान है वहां जब हम पहुंचते हैं तो कठिनाई से डर जाते हैं। तो इसको कम करना होगा। और फिर मैं अब समय का थोड़ा ये है, तो मैं एक बार पुनः आप सबका जो है यहाँ स्वागत करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप यहाँ पधारे, ये सम्मेलन सफल हो और ये सम्मेलन जो है सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करे, ये मेरी कामना है। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, परम पूज्य आचार्य श्री अपनी सामायिक चर्या में संलीन हैं, अतः थोड़ा सा परिवर्तन कार्यक्रम में करते हुए हम तकनीकी सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। परम पूज्य श्री को की अमृत वर्षा थोड़ी बाद में हो पाएगी, और बहुत आदर के साथ डॉक्टर गिरीश आहूजा जी को हम आमंत्रित करते हैं इस मंच पर, और उनके विस्तृत परिचय हेतु मैं निवेदन कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत आभार। भारत की प्रणाली अतिथि देवो भव के अंतर्गत समय की उपयोगिता को देखते हुए हम सभी का सम्मान करने के लिए निषेध रहे, जिसमें मैं श्रीमान आलोक जैन साहब, श्रीमान राघवेंद्र ठाकुर साहब, श्रीमान उमेश अग्रवाल जी भिवाड़ी से, अमन अग्रवाल जी भिवाड़ी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आए और आपने हमारे प्रोग्राम में अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज की।
आइए अब जिनका बेसब्री से इंतजार है हमें सुनने के लिए, उनके लिए मैं दो लाइन मैं बोलता हूं। कहते हैं अंधेरों से कह दो कहीं और घर बना ले, अंधेरों से कह दो कहीं और घर बना ले। आज देहरा तिजारा में रोशनी के सैलाब आए हैं, आज देहरा तिजारा में रोशनी के सैलाब आए हैं। हम डरते थे उन इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ते वक्त, हम डरते थे उन इनकम टैक्स के प्रोविजंस को डरते वक्त। आज उस इनकम टैक्स को पढ़ाने इनकम टैक्स के भगवान आए हैं, इनकम टैक्स के भगवान आए हैं। श्रीमान डॉक्टर सीए गिरीश आहूजा सर जी, आपने हमारे एक कॉल पर अपनी कंसेंट दी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे बीच इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के बीच आप अपने भाषण को, अपने प्रोविजन सेक्शंस को हमें समझाएं। श्रीमान जी। थैंक यू। मुझे माफ कीजिए, मैं वहां से नहीं बोलूंगा, मुझे आपस में देख के बात करने का मजा आता है, ऊपर से मैं बात करना मुझे पसंद नहीं। चलिए सर, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा लग गया है और हमारे पास स्पीकर ज्यादा हैं और समय कम है, और ये होता ही हर बार, कोई नई चीज नहीं है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि ट्रस्ट के केस में, जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, उसमें मेनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस हैं। एक सेक्शन 1023C, अब कुछ लोग यहां पर ज्ञाता नहीं होंगे इनकम टैक्स के या वहां, इसलिए मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं और सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं, नहीं तो मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलता तो काफी चीजें दूसरे तरीके से आती। सेक्शन 1023C एक है और दूसरा सेक्शन 11, 12 एंड 13 है। अब सवाल यह आता है कि सेक्शन 1023C में ज्यादा जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज की तरफ जाता है, और भी हैं लेकिन मेन हम उसको कंसंट्रेट करते हैं। 11, 12, 13 also talks about charitable purpose, which includes relief to the poor, education, yoga, preservation of environment, preservation of monuments and advancement of any other object of public utility. वहां पर भी एजुकेशन और मेडिकल है, और 1023C में भी एजुकेशन और मेडिकल है। दोनों में फर्क क्या है, क्या पर्पस है? शुड वी गो फॉर 1023C और शुड वी गो फॉर 11, 12, 13? मेजर इशू ये है। ये चैरिटेबल रिलीजियस में एजुकेशनल और मेडिकल की बात कर रहा हूं, रिलीजियस की बाद में बात करूंगा, क्योंकि मैं रिलीजियस जगह पर हूं, बहुत बात करूंगा उसके लिए भी, पर पहले ये बात कर रहा हूं। देखिए सेक्शन 1023C में थोड़ा टेक्निकल 2 मिनट के लिए होना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है कि सब क्लॉजेज हैं 3IAB, 3IAC, 3IAD, 3IAE और 4, 5 छोड़कर VI और VIA। ये जरा समझने की बात है, फिर आगे मुश्किल नहीं लगेगा। सेक्शन 1023C 3IAB कहता है इनकम ऑफ ए यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन और नॉलेज, बट नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस, not for earning any profit, shall be exempt provided it is wholly or substantially financed by the government. अगर एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट और होली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उसकी इनकम पूरी की पूरी माफ होगी। सब्सटेंशियली का मतलब है मोर देन 50% ग्रांट गवर्नमेंट से आनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, मोर देन 50%। होली का तो आपको मालूम है। अगर ये ग्रांट आती है यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल को, उसकी इनकम पूरी की पूरी माफ है, तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? जी नहीं। अप्रूवल की जरूरत है? जी नहीं। क्या उसके लिए 15% वाला लगता है? जी नहीं। क्या उसके लिए ऑडिट की जरूरत है? इनकम टैक्स कहते हैं जी नहीं। उसके अंदर हो तो अलग बात है। क्या जरूरत है? एक ही जरूरत है, रिटर्न भरना कंपलसरी हो गया है।
Every university, every college, every school which is aided by the government, wholly or substantially will have to file return of income. That's all. बाकी कोई कंडीशन किसी तरह की नहीं है, कोई कॉर्पस वॉर्पस कुछ नहीं है, उनकी इनकम माफ है। 1023C, 3IC, वही मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या हॉस्पिटल्स maintained not for making any profit but for philanthropic purposes, substantially or wholly financed by the government. उनके भी इनकम पूरी बात है, उनके भी यही लॉ लगता है, सिर्फ रिटर्न भरना जरूरी। ये 3IAB और 3IAC है। सेक्शन 1023C, 3IAD और AE, यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल whose total gross receipt does not exceed 1 करोड़, जिनकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो 3IAD में जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिसकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो 3IAE में जाएंगे, 1 करोड़ से कम। ऑल काइंड्स ऑफ रिसीट, चाहे वो डोनेशन है, चाहे वो कॉर्पस है, चाहे वो फीस है, कुछ भी है, इंटरेस्ट इनकम है, कोई भी रिसीट्स है, अगर 1 करोड़ से कम है, इनके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, रिटर्न भरना जरूरी है। दैट्स ऑल। रिटर्न भरिए और कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई 15%, कोई अप्रूवल, कोई ऑडिट वॉडिट कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उनके अपनी सोसाइटी है, वहां ऑडिट कंपलसरी है तो करना पड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स ऑडिट नहीं कह रहा। इनकम टैक्स की ऑडिट अलग होता है, उनका ऑडिट अलग होता है। क्लियर है? आइए, अब आप यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, 1 करोड़ से ज्यादा है, हॉस्पिटल से 1 करोड़ से ज्यादा है। पहला वाला VI में आता है और नीचे वाला VIA में आता है, 1 करोड़ से ज्यादा। अब आइए लेफ्ट साइड पर, सेक्शन 11, 12, 13, वहां पर भी एजुकेशनल है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लीज, मैं 1 करोड़ से ज्यादा वाले की बात कर रहा हूं, बाकियों की बात नहीं कर रहा। मैं उनको भी नहीं कर रहा जो फंडेड बाई गवर्नमेंट है। 1 करोड़ से ज्यादा है, लेफ्ट साइड में 11, 12, 13 है, राइट साइड में 1023C है। फर्क क्या है? पहला डिफरेंस, 11, 12, 13 में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो आप अप्लाई करते हैं फॉर्म नंबर 12A में। उसका क्या नाम रखा मैंने? रजिस्ट्रेशन। प्लीज नोट द वर्ड रजिस्ट्रेशन। कमिश्नर को अप्लाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन लेते हैं। 1023C में वर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है, अप्रूवल है। और फॉर्म 56 पहले D हुआ करता था और 56 अलग होता था, अब मर्ज कर दिया। आपको अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। दोनों का अथॉरिटी सेम है, कमिश्नर एग्जेम्पशन, लेकिन इधर रजिस्ट्रेशन है, इधर अप्रूवल है। फर्क क्या है? दोनों में बताता हूं। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 12A, अप्रूवल के लिए 56, 56D। कब अप्लाई करना है? 11, 12, 13 में लिखा बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच एग्जेम्पशन इज रिक्वायर्ड। Before the end of the previous year relevant to the assessment year for which exemption is required। मतलब 31 मार्च प्रीवियस ईयर के पहले तक अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन आपकी कंडोन नहीं होगी, अगले साल से मिलेगी। क्लियर है? 31 मार्च। अप्रूवल के लिए 30 सितंबर तक है, आप 6 महीने बाद भी अप्लाई कर सकते। 30 सितंबर है, वहां 31 मार्च है, वो 30 सितंबर है, वहां फॉर्म 12A है या 56, 56D। क्लियर हो गया? एक में अप्रूवल मिली, एक में एग्जेम्पशन मिली। फर्क क्या? दोनों में तो माफ है। वेट कीजिए, 1023C एग्जेम्प्ट कहता है, 11, 12, 3 भी तो एग्जेम्प्ट कहता है। रुकिए 11, 12, 13 में असेसिंग ऑफिसर जब असेसमेंट करता है तो उसके पास राइट है टू फाइंड आउट वेदर यू आर फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट, whether you are using the fund for which it was there, whether
यू आर नॉट मिसयूजिंग द फंड और नॉट, ये सारा कुछ वही देखता है और वही कहता है कि इसको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए या इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। कौन देखेगा? असेसिंग ऑफिस, उसके पास पावर है, वही देखेगा कि ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहे हैं, मिसयूज तो नहीं कर रहे, डाइवर्जन तो नहीं है, वो करेगा। 1023C में नहीं, अगर उसको लगता है आप मिसयूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं या कोई और डाइवर्जन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको एक रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ेगी कमिश्नर एग्जेम्पशन को, काइंडली विड्रॉ हिज अप्रूवल। वो कर ही नहीं सकता अपने आप, ये नहीं कह सकता मैं माफ नहीं करता, मैं एग्जेम्पशन नहीं देता। पहले वो रिपोर्ट बनाएगा, वो रेफर करेगा कमिश्नर एग्जेम्पशन को, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी आपको, आइए बताइए कि ये आपके बारे में रेफरेंस है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो विड्रॉ नहीं करेगा, एओ को एग्जेम्पशन देनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो एओ को एग्जेम्पशन, वो कह देगा इसका विड्रॉ कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो एओ एग्जेम्पशन नहीं देगा। ये कहां से पता लगता है? ये प्रोवाइजो है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, जो बताता है that if he is not satisfied, he will refer the case to the commissioner who had granted the exemption, and on reference to that, if the commissioner withdraws the exemption approval, then he will not give exemption. If he says nothing doing, he doesn't want to withdraw, then he will have to give. पहला फर्क ये है सर, क्लियर हो गया? पहला फर्क ये है, एग्जेम्पशन दोनों में है लेकिन पावर अलग अलग है। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट, अगर आपने 1023C में है तो प्लीज कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं है। कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं है 1023C में, उसको वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा जैसे कोई और डोनेशन अप्लाई करते हैं, दैट इज 85% प्लस 15%। प्लीज नोट कीजिए, 1023C में कोई कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं है, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन माफ है सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी में माफ है। इसलिए 11, 12, 13 में होंगे, अगर कॉर्पस डोनेशन मिलेगी तो वो माफ है, लेकिन अगर 1023C में होंगे कॉर्पस डोनेशन देगी तो माफ नहीं है, उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉर्पस डोनेशन भी दो तरह की होती है। पहले ये कॉर्पस होता क्या है? ये कॉर्पस की बातें सुनते होता क्या है, ये तो मेरे समझ में नहीं आती। जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर क्या लगाता है? प्रोप्राइटर्स कैपिटल। जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल। कंपनी करते हैं तो क्या होता है? शेयर कैपिटल। तो अगर कोई सोसाइटी बनाएंगे या ट्रस्ट बनाएंगे तो क्या होगा? कैपिटल फंड होगा कि कैपिटल फंड के नहीं, उसे कहते हैं कॉर्पस। देखिए, नॉर्मली कॉर्पस खर्च नहीं करते, नॉर्मली नहीं करते। आप शेयर कैपिटल खर्च करते हो, वो तो कभी लॉस हो जाए तो कैपिटल खत्म हो जाती है, अदरवाइज उसकी इन्वेस्टमेंट करते हो या उससे कोई एसेट परचेज करते हो। एक्सपेंस कॉर्पस से नहीं होता है नॉर्मली कह रहा हूं। कई बार एक्सेस एप्लीकेशन हो जाए तो मैं क्या करूं, लॉस हो जाए तो क्या करूं, लेकिन कॉर्पस नॉर्मली स्पेंड नहीं किया जाता। कॉर्पस से इनकम कमाई जाती है, इनकम कमाकर उसको खर्च किया जाता है। शेयर कैपिटल से इनकम कमाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल से इनकम कमाते हैं, हाँ कई बार उससे एसेट भी खरीदते हैं, बाकी इनकम आती है, इनकम जनरेटिंग एसेट है, तभी तो होता है। तो कॉर्पस दो तरह के, एक जनरल कॉर्पस, एक स्पेसिफिक कॉर्पस। जनरल कॉर्पस में आपको बताया जाता है, कॉर्पस में क्या होता है? डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम द डोनर। डोनर शुड से आई एम गिविंग फॉर कॉर्पस। डोनर मैं नहीं कह सकता मैं कॉर्पस के लिए ले रहा हूं। मंदिरों में लोग लगा देते हैं कॉर्पस के लिए, ये सब गलत है। डोनेशन कहां, आप कैसे कह सकते हैं मैं कॉर्पस के लिए ले सकता हूं? देने वाला कहेगा मैं कॉर्पस के लिए दे रहा हूं, देने वाला कहेगा तो उससे लेटर लेना पड़ेगा। कई कहते हैं सर ऐसे कैसे ले लेंगे? हम क्या करते हैं, रसीद छपा देते हैं और रसीद में लिखता है कॉर्पस फंड, तो ये भी तो कॉर्पस हुआ। बिल्कुल गलत है, ये तो वही है जैसे मंदिर के गुल्लक पे लिख दिया कॉर्पस फंड। आपको जहां लिखा ना कॉर्पस फंड, उसके नीचे उसके साइन करा लीजिए, यस
आई एम गिविंग फॉर कॉर्पस, चाहे वो लेटर दे ना दे, बट डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम होम, डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम डोनर। डोनर मैं कैसे कह सकता हूं मैं कॉर्पस के लिए लिया? मंदिरों में, तिरुपति के मंदिर में बाहर लिखा है कॉर्पस फंड, वो कॉर्पस का नहीं है सर, वो बिल्कुल कॉर्पस का नहीं, वो जनरल कॉर्पस में नहीं है, वो कॉर्पस का हो ही नहीं सकता, वो माफ नहीं है, उसमें 85-15 करना ही पड़ेगा, बिकॉज कॉर्पस सेज द डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम डोनर। दोनों डायरेक्शन ही देगा तो आप कैसे कह सकते हो मैं कॉर्पस के लिए ले रहा हूं? आप नहीं कह सकते, उसको बताना है, वो तरीका हमें पता कैसे करना है। दैट इज अ डिफरेंट इशू कि आप उससे साइन करा लो, आपसे लेटर जो मर्जी कर लो, लेकिन अब दो तरह के कॉर्पस है, एक जनरल कॉर्पस, एक स्पेसिफिक कॉर्पस। दान दिया गया स्कूल की बिल्डिंग बनानी, वो स्पेसिफिक कॉर्पस है, या कोई मंदिर बना, एक बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, कंप्यूटर खरीदने, ये खरीदना है, तो वो स्पेसिफिक कॉर्पस है, उस पर्पस के लिए लिया गया, वो स्पेसिफिक पर्पस है। जनरल कॉर्पस में कुछ नहीं बताते, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी करो, दोनों चीजें अलाउड है, दोनों कॉर्पस हैं, वन इज कॉल्ड जनरल कॉर्पस, अनदर इज कॉल्ड स्पेसिफिक कॉर्पस। क्लियर हुआ? तो दोनों माफ हैं, लेकिन आपको कॉर्पस अगर स्पेसिफिक है तो उस पर्पस के लिए यूज करना है, कॉर्पस जनरल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 11-12 में रजिस्टर्ड हैं तो वही कॉर्पस माफ है अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी। कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबको पता है 11(5) में तो रखना ही पड़ेगा, अगर खर्च नहीं करोगे तो 11(5) में रखना पड़ेगा, खर्च करोगे तो एसेट खरीदनी पड़ेगी, बट कॉर्पस माफ है। कई बार कहते हैं भाई स्कॉलरशिप देनी, तो आजकल कॉलेज के पास जाओ, वो कहता है हर महीने स्कॉलरशिप दूंगा, वो कहता हम नहीं लेंगे, आप हमें कॉर्पस दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो, 5 दे दो, उससे जो इनकम आएगी उसका हम स्कॉलरशिप देंगे या उससे हम अवार्ड देंगे। तो ये भी कॉर्पस है, ये भी कॉर्पस है, स्पेसिफिक है। यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द कॉर्पस, व्हाट आर यू यूटिलाइजिंग? इनकम फ्रॉम दैट कॉर्पस, अलाउड है ये भी। और कई बार ये कहते हैं ये मैं दे रहा हूं 5 करोड़ रुपया, इससे जो इनकम आएगी उसको भी कॉर्पस मान लिया जाए, तो ये भी माफ है, फिर खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने लिख दिया कि 5 करोड़ ये रहा और इससे जो इनकम आएगी इसको भी कॉर्पस मान लिया जाए, डायरेक्शन कहां से आई? अलाउड, माफ अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? तो प्लीज 1023C में कॉर्पस बिल्कुल भी माफ नहीं है, आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा 85% है, सेव करना पड़ेगा 15%, उससे ऊपर जो करना है वो बाद में बताता। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्लॉज है, एक्सप्लेनेशन है अंडर सेक्शन 11(1), उसकी क्लॉज 2 है, वो आप रोज करते हैं, सेक्शन मैं कोट कर रहा हूं, काम आप करते हैं, आपको आता है, ये नहीं समझिए आपको नहीं आता है, मैं तो सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए सेक्शन बोल देता हूं और कोई बात नहीं, आपको सबको आता है। उसमें क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन सेक्शन 11(1) की में क्लॉज 2, उसमें लिखा हुआ है सपोज यू आर फॉलोइंग ए मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर इज ए इनकम which is not received during the year but has been accounted for. I can give an undertaking under form number 9A before the due date of return that I will apply this income in the year in which I receive it or year following that. उसे डीम्ड एप्लीकेशन कह रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 5 करोड़ रुपए की FDR है और मैंने 5 साल के लिए करा दी, FDR करा दी 5 साल के लिए 5 करोड़ रुपए की 8% पे, पहले साल 40 लाख रुपए आया, इनकम तो ले ली मर्केंटाइल सिस्टम में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से कराई थी, क्या रिसीव हुई? हुई तो है ही नहीं। इनकम तो हो गई, अकरू कर गई, लेकिन आई नहीं, टीडीएस भी कट गया, लेकिन इनकम आई कहां है? आई कैन गिव एन अंडरटेकिंग अंडर फॉर्म नंबर 9A, इलेक्ट्रॉनिकली जाता है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न दैट आई विल अप्लाई दिस इनकम इन द ईयर इन विच आई रिसीव, दैट इज 5th ईयर, और ईयर फॉलोइंग दैट 6th ईयर। तो ये डीम्ड एप्लीकेशन इस साल की मानी जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने लिख के दे दिया कि इनकम अक्रू तो हो रही है,
लेकिन रिसीव नहीं हुई। कैसे खर्च करूं? कैसे खर्च कर सकता हूं जब आई नहीं? तो कोई बात नहीं, लिख के दे दो 9A में, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले, कि मैं कब खर्च करूंगा, जब मुझे मिलेगी, दैट इज 5th ईयर, और ईयर फॉलोइंग दैट इज 6th ईयर, तो ये डीम्ड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। लेकिन 6th ईयर में आप खर्च नहीं करेंगे तो फिर ये इनकम मान ली जाएगी। 11(1)(b कहता है फिर हम इसको इनकम मान लेंगे। क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, आपके पास इनकम है लेकिन आप खर्च नहीं कर सकते कोई भी कारण से, अदर देन ये वाला कारण। आप लिख देते हैं मैं अगले साल स्पेंड करूंगा, I'll spend it next year for any reason you are not able to spend। मेरे पास 26 मार्च को डोनेशन आ गई, कैसे खर्च करूं? 4 दिन रह गए, कोई और कारण भी है नहीं खर्च, कोई बात नहीं, एक लिख के दे दो फॉर्म 9 में, I have received this, this is the reason, I'll spend it next year, तो वो भी डीम्ड एप्लीकेशन मानी जाती है। क्लियर हो गया? लेकिन अगले साल स्पेंड करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो अगले साल की इनकम। ये दो जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताई, ये 11 में तो है, 1023C में है ही नहीं, वो तो वहां पर है ही नहीं, इसलिए वहां तो 15% ही है, वहां पर आप डीम्ड एप्लीकेशन का लेटर दे ही नहीं सकते। अगर आप 1023C वहां नहीं दे सकते, यहां दे सकते हैं कि मैं 6वें साल खर्च करूंगा या मैं अगले साल खर्च करूंगा। फॉर्म नंबर 9A भरते हैं आप इलेक्ट्रॉनिकली, फॉर्म 9A, वहां पॉसिबल है ही नहीं अगर आप 1023C में जाए। क्लियर हो गया? कोई पॉइंट तो नहीं है जो समझ में ना आया? नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये 11-12 में फर्क जो आ रहा है। अब आया कि आप कितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सेक्शन 11 क्या कहता है? Subject to section 60 to 63, the following income shall not be included in the total income of the person receiving the same। लिखा कितना? Any income from a property held from a trust wholly for charitable or religious purposes, to the extent such income is applied for charitable purposes in India, to the extent it is applied. Please note the word, to the extent it is applied for charitable or religious purposes in India. And if there is any amount set apart or accumulated for this purpose, then so much of the amount set apart or accumulated which does not exceed 15% of the gross receipt। Are you getting my point? जितना आप खर्च कर दे, एप्लीकेशन कर दे, वो तो माफ है ही है, और उसके सिवाय 15% और माफ है, मैक्सिमम 15। आपने 70 खर्च किया तो 100 का 15 और माफ है, 85। आपने 80 किया, 80 + 15 95। आपने खर्च 90 किया तो 10 ही तो माफ होगा, 15 थोड़ी हो जाएगा, नहीं 80 तो होगा। अगर आपने 100 का 100 कर दिया फिर एक्यूमुलेट थोड़ी करना है, जितना एक्यूमुलेट करेंगे विच डज नॉट एक्सीड 15। जब वो 15% है ही नहीं तो पूरा का पूरा माफ है। तो आपकी मर्जी है 100% करे, आपकी मर्जी है 85 करे, ये दोनों जगह सेम है। ये 11-12 में भी है, 1023C में भी है, 11-12 में भी है कि 85 और 15 तो माफ है। पहले बहुत मुसीबत पड़ा करती थी, मैंने ठीक करवा दी कि 15% लेना किसका है, इनकम का लेना है कि ग्रॉस रिसीट्स का लेना है। ये कई सालों से लड़ाई होती रही। 99% लोग ग्रॉस रिसीट्स का लेते थे, पर वर्ड लिखा था 15% ऑफ दी इनकम। और इनकम का मतलब क्या होता है? आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इनकम टू अर्न दैट इनकम। तो ये बहुत झगड़े होते थे, हमेशा ये होता था इनकम का 15% तो बहुत कम होगा और ग्रॉस रेट का 15% तो बहुत ज्यादा होगा। चलिए आप लक्की हो गए, आप फॉर्म 7 में क्लियर कर दिया 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स, तो अब झगड़े की कोई बात ही नहीं। 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट माफ है, सीधा 15% ये माफ है। लेकिन अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं मोर देन 15%, तो क्या करना होता है? फॉर्म 10 भरना पड़ता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, और रिटर्न भरना भी कंपलसरी है। अगर रिटर्न एक दिन भी लेट भेजेंगे कुछ नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन अब पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपकी डेट 30 सितंबर है, आपने एक दिन भी डिले किया, एग्जेम्पशन ना तो 11-12 में मिलेगी ना ही 1023C में मिलेगी।
अब रिटर्न डिले करने में पहले सिर्फ पेनल्टी लगती थी, अब तो सिर्फ सीधा का सीधा एग्जेम्पशन ही खत्म हो गया। एंड सेकेंडली फॉर्म 10 भी पहले आप जब मर्जी दे सकते थे एट द टाइम ऑफ असेसमेंट ऑल्सो, वो भी बदल गया है। फॉर्म 10 आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले पहले देना है इलेक्ट्रॉनिकली, तो आप मोर देन 15% एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन 15% एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपको पर्पस बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा और एक्यूमुलेट कर लीजिए, लेकिन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। फॉर्म दोनों में सेम है, 11(2) है, दोनों में 11(2) लगता है, उधर भी 11(2) लगता है, 1023 से में भी लिखा हुआ है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11(2) विल अप्लाई। लेकिन आप सबको पता है दैट मनी हैज टू बी केप्ट वेयर, इट कैन बी केप्ट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years एंड इट हैज टू बी केप्ट अंडर 11(5). वो तो सबको पता है 11(5) में होता है। अब ये टाटा संघ का चल रहा है, ये थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन 11(5) में रखना है आपको अलाउ। ये मेजर पॉइंट मैंने बताए, इसमें कोई इशू हो तो बताइए, मेरे पास टाइम कम है, 2-4 चीजें और बताऊंगा, लेकिन पहले कंपैरिजन समझ में आ गया। हमेशा पूछते हैं यार 11-12 में जाऊं या 1023 से मैं जाऊं, पहले तो मैं पूछूंगा अप्रूवल कौन से सेक्शन में है। अगर है ही एक सेक्शन में तो पूछ क्यों रहे हो भाई? अगर दोनों सेक्शन में है आपके पास, फिर आपको हर साल बदल सकते हैं। एवरी ईयर इज योर ओन ईयर। हर साल आप कभी 1023C में चले जाइए, जब चाहे 11-12 में चले जाइए, ये आपकी मर्जी है। ये मत कहिए पिछली बार 11-12 था, इस बार मैंने 10-20। अगर दोनों है तो एक और चीज, अगर आप 11-12 में जाएंगे तो रिपोर्ट सीए की 10B में है, अगर 1023C में जाएंगे रिपोर्ट सीए की 10BB में है। और मैंने लोगों को देखा है लिखते 11-12 है और भर देते हैं 10BB, फिर कहते हैं डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं। अरे डिपार्टमेंट वालों को क्या आता है? वो तो कंप्यूटर गधा है, जो भर दिया उसने लिखा दिया। मैं एक चीज बता दूं, 2 चीज किसी को नहीं आती, 2 इनकम टैक्स में 2 चीजें, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एक चैरिटेबल ट्रस्ट। किसी को कुछ नहीं आता, हमें भी नहीं आता, लेकिन हमें थोड़ा बहुत आता है, उधर तो कुछ भी नहीं आता। बुरा माने तो माने, मैं तो सच बोलूंगा, हम जो कहते हैं वो मान जाते हैं, लेकिन हमें भी तो कहाँ आता है, कुछ नहीं आता। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर 2 लेक्चर नहीं देता, आपने बैठा दिया, नहीं तो मैं लेक्चर देता ही नहीं हूं जहां पर कोई बैठा हो तो, लेकिन फिर भी कई चीजें छुपा जाऊंगा मैं बता रहा हूं। ज्यादा एजुकेट नहीं करता मैं किसी को, हम अपनी फेटर्निटी को एजुकेट करेंगे, दूसरे को क्यों करेंगे? मैं गलत चीज नहीं बता रहा, लॉ बता रहा हूं सर, लेकिन कई बार लॉ बताने में नोटिस अगले दिन आ जाता है, उसलिए डरता हूं मैं। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। सो पहला पॉइंट ये है कि 10B की रिटर्न भरनी है अगर 11, 12, 13 में है, प्लीज 10B की। अगर आप 1023C में हैं तो रिपोर्ट 10BB की जाएगी। मुझे बाद में मत कहना उल्टा हो गया सर, अब क्या करूं, ये नहीं मतलब है। आपको लॉ शुड बी, अब यू शुड बी अवेयर ऑफ द लॉ। क्लियर हो गया रिपोर्ट का क्या करना है मैंने? आइए आगे चलते हैं। बड़ी डिसेंट जजमेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल मेरी ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ की थी और मेरा खर्चा हो गया 6 करोड़। 1 करोड़ कहां से आया होगा? अरे कैपिटल फंड यूज किया होगा, और कहां से आएगा? मेरी जेब से थोड़ी आएगा। 6 करोड़ खर्चा कर दिया, कॉल्ड एज एक्सेस एप्लीकेशन। आई एम राइट? ये लॉस नहीं होता है, बाकियों में लॉस कहा जाता है, ये चैरिटी में लॉस नहीं कहते। एक्सेस एप्लीकेशन ओवर द इनकम, ठीक है, इनकम से ज्यादा एप्लीकेशन होगा। क्या लॉ है इसका? अगर मैंने 6 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, 5 करोड़ आया था, तो इस 1 करोड़ का क्या करूं? क्या करूं मैं 1 करोड़ का? कई जजमेंट आई लेकिन मान नहीं रहे थे। पहली जजमेंट आई थी महाराणा मेवाड़ राजस्थान हाईकोर्ट की 164 ITR कि अगले साल की एप्लीकेशन मान ली जाएगी। 1 करोड़ रुपया अब अगले साल की एप्लीकेशन मान लो। फिर आई CIT वर्सेस मैत्री शेवी ट्रस्ट 242 ITR मद्रास हाईकोर्ट की कि अगले साल की मानी जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन अगले साल की मानी जाएगी। मूर्ति पूजक मंडल वो जो प्लॉट्स होते हैं इंदिरा, उसकी भी आई अगले साल की मानी जाएगी। गुजराती समाज की आई अगले साल की मानी जाएगी। लेकिन ये मानते ही नहीं। मानी तो जाएगी लेकिन रिटर्न में कोई जगह ही नहीं। आप देख लो रिटर्न में कोई जगह नहीं, रिटर्न में डाला ही नहीं है कि एक्सेस एप्लीकेशन कहां डालेंगे।
मैं कहता राग डाल दो, नहीं नहीं जी हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए। चिंता नहीं करो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, सुब्रोज एजुकेशन, और उसमें लिख दिया ये अगले साल की एप्लीकेशन मानी जाएगी। अब इनको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। पिछले सालों में तो हम रिपोर्ट में डाल देते थे, अपनी रिपोर्ट में 10B में एप्लीकेशन में, लेकिन ये अगले साल में आपको जीत गए केस हम सुब्रोज एजुकेशनल सोसाइटी, इसके लिए ये अगले साल की एप्लीकेशन मानी। क्लियर हो गया सर? आप घबराओ नहीं, हम पहले भी बेनिफिट लेते थे, 11 जजमेंट हमारे फेवर में थी, लेकिन फिर भी ये देते नहीं थे। मर्जी है ना, हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए, अब इनको देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से हार गए, जब तक ये लॉ नहीं बदले, लॉ बदले तो उनकी मर्जी, अभी तक तो ये क्लियर हो गया सर। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि हमने भी बोलना है। आप क्या, हम भी दिल्ली से आए हैं, वापस तो हमारे साथ ही जाओगे ना? मैं जाऊंगा सर आपके साथ, 2-4 मिनट और ले लीजिए, वो 5 मिनट और। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैंने एक स्कूल बनाना है, इस साल लिया, परचेज कर ली बिल्डिंग 5 करोड़ की, मेरे पास 2 करोड़ रुपया था और 3 करोड़ मैंने लोन लिया। समझ में आया सर? 2 करोड़ कैपिटल फंड यूज किया, 3 करोड़ लोन लिया और 5 करोड़ की बिल्डिंग परचेज कर ली। बताइए एप्लीकेशन कितना है? व्हाट इज माई एप्लीकेशन ऑफ इनकम? मेरा एप्लीकेशन कितना हुआ? सर 5 करोड़ नहीं है, एप्लीकेशन 5 करोड़ नहीं है, अकाउंटेंसी में 5 करोड़ है, क्योंकि वहां आप लोन दिखाओगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लोन दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? 3 करोड़ और 2 करोड़ कैपिटल फंड यूज किया, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं है। आपकी एप्लीकेशन सिर्फ 2 करोड़ है, सिर्फ 2 करोड़ जो आपका फसल था, और बाकी 3 करोड़ जब रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे और साथ में इंटरेस्ट दोगे वो एप्लीकेशन माना जाएगा। हम गलत कर देते 5 लोन को, लोन इज नॉट एन इनकम। अरे लोन इनकम है ही नहीं तो फिर आपने तो 2 करोड़ ही खर्च किया है ना। अकाउंटेंसी डिफरेंट है, अकाउंटेंसी में 3 करोड़ आप लोन दिखाओगे, इधर 5 करोड़ एसेट दिखाओगे, लेकिन उत्तर दिखाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको 2 करोड़ इनकम माननी है, एप्लीकेशन 3 करोड़ जब रीपेमेंट करेंगे साथ में इंटरेस्ट देंगे वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाए, वो एप्लीकेशन माना जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन नहीं माना जाता, लेकिन लोग गलती करते हैं। फिर अभी भी वो जजमेंट आ चुकी है, सॉरी लॉ बदल चुका है, सेक्शन 10 की जितने भी इनकम है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, सिवाय एक एग्रीकल्चर इनकम को। आप ये नहीं कह सकते वो मेरे को एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 10 की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है चैरिटेबल ट्रस्ट को, क्योंकि आप 11, 12, 13 में जा रहे हैं, आप 11 में 10, 23 से में सिर्फ एक इनकम है एग्रीकल्चर इनकम, जिसको अप्लाई करना जरूरी नहीं है। बाकी चाहे वो एग्जेम्प्ट इनकम आए उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा, वही 85-15%। क्लियर हो गया? आपको पता है 48(3) और 40AIA चैरिटेबल ट्रस्ट को भी लग गया है, पता है ना? लग गया है, तो वो भी ध्यान रखना। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मैं लास्ट पॉइंट लूंगा सर। और सर वो कहते वो हो, बाद में फिर कहोगे मेरे को तो टाइम नहीं दिया। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। अच्छा ये फिट हो रहा है इसलिए कह रहे हो, चलिए फिट कर ले दो जब तक हो जाए, आगे वापस आ लो, और भैया कर दो, नहीं तो डिले कर दो, आपकी मर्जी। अब जरा ध्यान से सुनना सर, दूर क्या क्या कहना चाहता था? हाँ जी, 48(3) वही 10,000 की पेमेंट, इफ इट एक्सीड्स 10,000 अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड विच में भी प्रिस्क्राइब्ड हो गया है। अब वो नहीं कर सकते, आपको डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी अगर आपने किया तो पेमेंट, और वही 30% डिसअलाउ हो जाएगा अगर आपने उसके TDS नहीं काटा है। ये ऑलरेडी आ गया है, सेक्शन 10 का मैं बता चुका हूं। और एक चीज ये ध्यान से सुनना, दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो हम हेराफेरी करते थे, मेरे पास सरप्लस फंड है, मैं डोनेट कर देता था दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को कॉर्पस के लिए, उसके कॉर्पस के लिए मेरा एप्लीकेशन हो जाता था, उसका कॉर्पस माफ हो जाता था, और उसके बाद जो सरप्लस होते थे वो दूसरे को डोनेट कर देता था कॉर्पस फंड के लिए, वो एप्लीकेशन वो फिर मुझे वापस कर देता था। समझ में आया मैंने क्या किया? दिमाग तो हमारा ही था, बंद कर दिया। अगर आप कॉर्पस डोनेशन के लिए देंगे तो वो एप्लीकेशन
नहीं माना जाएगा, वो एप्लीकेशन अब नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, वो अब एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। एक बात जरूर है कि मैंने आपको कहा कि वो आ गया एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जिसमें 20% तक ग्रॉस रिसीट हो सकती है कमर्शियल पर्पस के लिए, बाकियों के लिए नहीं हो सकती। उसमें बड़े इश्यूज हैं, वो हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जब आप रिटर्न भर रहे हैं, फॉर्म 7 भरते हैं, लेकिन वहां पर सेक्शन लिखना पड़ता है, कौन से सेक्शन में एग्जामिनेशन ले रहे हैं, कौन से सेक्शन में। 1023C तो कौन सा उसका सब क्लॉज, या 11-12 तो पूरा टिक कीजिए। अगर टिक ना करेंगे और बाद में कह देंगे कि सर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लग गया है, कंप्यूटर ने लगा दिया है, तो गलती हमारी है, उनकी नहीं। एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर या अप्रूवल नंबर डालना पड़ेगा, और दूसरा आपको लिखना है कौन से सेक्शन में एग्जामिनेशन ले रहे हैं, विच सेक्शन आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस लास्ट पॉइंट में बता रहा हूं, और बहुत खतरनाक पॉइंट है जो 17-18 से आ गया है। कोई भी मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, ट्रस्ट हो, या कोई भी 11-12 वाला हो चैरिटेबल, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसकी पूरी इनकम जो 50,000 से ऊपर उसको गिफ्ट मिला है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। अगर इस मंदिर में ये तो रजिस्टर होगा, दान आता है, हमारे कंट्री में हजारों मंदिर हैं, हजारों गुरुद्वारे हैं, हजारों वो है मॉस्क एंड चर्चेस जो रजिस्टर्ड ही नहीं। 1 अप्रैल 17 के बाद अगर उनको डोनेशन 50,000 से ज्यादा मिलती है, पूरी की पूरी टैक्सेबल है एज पर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10। 1 रुपया भी अलाउड नहीं है। पहले कहते थे हमने खर्चा कर दिया, अरे 56(2)10 में खर्चा अलाउड ही नहीं होता, वहां तो ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल है। प्लीज टेल दी टेम्पल्स, गुरुद्वारा, चर्चेज और ट्रस्ट, इफ दे आर गेटिंग डोनेशन more than 50,000, मैंने डोनेशन वर्ड इसीलिए किया विदाउट कंसिडरेशन, more than 50,000, it should be registered or approved. If it is not registered or approved, kindly note the entire receipt which is above 50,000 rupees, complete receipt shall be taxable in their hand under section 56 subsection 2 clause 10. पहले क्यों नहीं होती थी? पहले 56(2)(7)(a) सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए था। अब 56(2)(10) लिखता है where any person receives from any other person or person a sum of money in aggregate exceeding 50,000. Any person receives. Who is receiving? Charitable trust. वहां लिख दिया एग्जाम तब करेंगे जब रजिस्टर्ड होगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी इनकम पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, और जो टैक्सेबल हुई तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। चालू होने वाला है, हाँ जी, क्वेश्चन होगा 5 मिनट सर, क्वेश्चन 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चंस। सर पहले तो मैं गुरुओं के गुरुओं को प्रणाम करना चाहूंगा। गिरीश आहूजा को जब भी सुनते हैं तो दिल प्रफुल्ल हो जाता है, दिमाग की सारी। सर मेरे एक तो आपसे निवेदन है कि 2000 के डोनेशन पे हमें थोड़ा सा एनलाइट करें, जो एक पॉइंट रह गया। दूसरा, आज तक सर मुझे समझ में नहीं आया, ये सेक्शन 1023C 11, 12 और 13 में जो ये ग्रॉस रिसीट को इनकम मान लेते हैं, ग्रॉस रिसीट को इनकम मान लेते हैं, और ग्रॉस रिसीट को इनकम मानते हुए मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगा देते हैं। सर एक मैं पूरी बात करता हूं सर, एक पूरी बात। जबकि हमने बहुत सारे खर्चे अपने ऑब्जेक्ट के लिए किए हैं, और हमको ये नहीं पता अभी तक, कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूं कि इसमें इनकम एक्सपेंडिचर के बाद क्यों नहीं मानी जाती। जबकि 85%, 15% के क्लॉज है वो हमने पूरा कर रहे हैं, उसके कंप्लायंस कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ग्रॉस रिसीट को इनकम मानता है और पूरे पे टैक्स लगा रहा है मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। ऐसा है, आपने पहले तो फॉर्म कौन सा भरा है? अगर आपने फॉर्म 5 भर दिया तो आप गए, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगेगा। पहला पॉइंट सुन लीजिए। आपको फॉर्म 7 भरना है, ओनली 7। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट हैव टू फाइल ओनली फॉर्म 7। अब सवाल आता है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप देख लेना किसी कीमत पर
आपका आपका वो नहीं करते, आपके सॉफ्टवेयर बाबा जो आपने ले रखे हैं वो गलत है। सॉफ्टवेयर वालों को ये नहीं पता है कि भैया ये गलत है। क्या आपको क्या बताऊं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको एओपी बताता। 7 तरह की एओपी होती है, 7 टाइप्स ऑफ एओपी, वो पता ही नहीं है, बना दिया उन्होंने मैक्सिमम मार्जिन रेट। फॉर्म 5 भर दो। एक तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया और एक आपने वो सेक्शन टिक नहीं किया 1023C या 11, 12, 13, तो मैक्सिमम मार्जिन रेट लग जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया तो लग गया। दूसरी पॉइंट, आपका कई बार पैन नंबर ही गलत है। आप पैन ही ओपी का ले रहे हो, आपको लेना चाहिए ओपी ट्रस्ट। 90% पैन ही ओपी के हो रहे हैं। आप गलती हमारी है, गलती डिपार्टमेंट की नहीं। कंप्यूटर तो गधा है सर, जो सॉफ्टवेयर जो दिया जाएगा वही रिप्लाई करेगा। हमने जो फीड कर दिया उसमें सॉफ्टवेयर जो इन्होंने डिपार्टमेंट ने, वही जवाब देगा। हमारे यहाँ गलती है, मैं कह रहा हूँ ना किसी को HUF आता है, ना किसी को ट्रस्ट आता है, फिर भी ट्रस्ट में सब कुछ माफ हो ही जा रहा है कुछ नहीं है। गलत है। आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो मैक्सिमम मार्जिन रेट ही लगेगा। अगर आपने मिसयूज फंड किया तो मैक्सिमम मार्जिन रेट ही लगेगा। कई कहते हैं कि हमने उसको दे दी ट्रस्टी को सैलरी तो वो टैक्सेबल होती है, बिल्कुल गलत है। सेक्शन 13(2) में दे सकते हैं रीजनेबल अमाउंट। You can give reasonable amount, but what is reasonable is most unreasonable to decide. हाँ, समझ गए ना मैंने क्या कहा? क्या होता है फिर आपको पता ही है, क्या बोलूं मैं। पर ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल अंधेर खाता नहीं है। हमारे यहाँ से भी गलतियां होती हैं, हमारा भी 10B करेक्ट नहीं है। आजकल जो नया फॉर्म आया है बड़ा क्लियर कहता है ग्रॉस रिसीट्स। बैठ के कराया, वो कहते हैं हमें भरना ही नहीं आता, हमें बनाना ही नहीं आता। मैं बना देता हूं, अभी भी गलत है। फॉर्म 7 जो आप अभी भी गलत है। आप मेरे से सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूं। आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम आई, आपने अप्लाई कर दी, माफ हो गया। अगर अप्लाई नहीं करते टैक्स देना पड़ता है तो 30% डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इनकम तो 30% के बाद होती है, लेकिन नो अकाउंट वो तो कह रहा है वो इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स है, लेकिन अप्लाई क्या करना है? अप्लाई पूरा करना है कि वो करना है? कैपिटल गेन हुआ, अगर आपका अप्लाई करना है तो विदाउट इंडेक्सेशन करना है कमर्शियल सेंस में, लेकिन टैक्स देना है तो आफ्टर इंडेक्सेशन देना है। ये क्या ठीक हो रहा है ना सर? मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हैं? नए लॉ में कर दिया आपने, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन सर दिक्कतें हैं, ये क्या है? इसी के तो मजे ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, कभी वो ले रहे हैं। 2 साल पहले सर क्रॉस ना करवाओ चेंज सर 2000 15% मैंने बोला ना, पहले हमेशा लड़ाई होती थी इनकम का लेना है कि ग्रॉस रिसीट का लेना है। अब तो ग्रॉस रिसीट का आ गया। ऑल एक्सपेंसेस आर एप्लीकेशन। वैसे एप्लीकेशन होता है स्कूल में फीस लेना इनकम है और सैलरी देना वो एप्लीकेशन थोड़ी है, वो तो एक्सपेंस है टू अर्न दैट इनकम। लेकिन अब तो सबको एक्सपेंस, उन्होंने एप्लीकेशन मान लिया। आप समझो, एप्लीकेशन होती थी फ्री स्कॉलरशिप देना, फ्री यूनिफॉर्म देना, फ्री बुक्स देना, या कंप्यूटर बनाना, बिल्डिंगें बनाना, कुछ सैलरी देना एप्लीकेशन थोड़ी है। लेकिन अब उन्होंने सब कुछ एप्लीकेशन मान लिया है कि झगड़ा हो ही नहीं। झगड़ा मिटाने के लिए किया है सर। हटाने के लिए नेट इनकम कर दो ना सर। कौन सी नेट इनकम सर? खर्चे में से घटा दो इनकम को। खर्चे पहले तो आप 50 से 2 लाइन लग गया, उसका क्या करोगे? वो तो ग्रॉस ही टैक्स कर देगा अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो छोड़ दो, अब आप बदल जाओ सर, नहीं तो मोदी जी बदल देंगे। मैंने कहा मैं तो इतना डर गया, सूट पहनना बंद कर दिया, देखो क्या पहनता हूं। बदल जाओ, नहीं तो वो बदल देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए सर 2000 का डोनेशन। 2000 क्या? डोनेशन मंदिर में डोनेशन कैश लिमिट 2000 का मंदिर में डोनेशन। कैश लिमिट का उससे क्या फर्क पड़ता है? सर, आप मंदिर में क्या 2000 क्या? पहले तो रजिस्टर्ड है कि नहीं? रजिस्टर्ड फर्क ये एक आदमी 11,000 रुपए लेके आता है नगद, हाँ जी। तो हम 11 की रसीद काट देंगे। हाँ नहीं, 11 की नहीं काट सकते। ये है क्वेश्चन। नहीं काट सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं लेगा क्योंकि उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, पर ATG तो होता ही नहीं है मंदिर में।
आपने कैसे कह दिया एटीजी ले लिया? गलत काम करते हैं। एक तो रिलीजियस ट्रस्ट के लिए एटीजी नहीं है, ये तो पुराना मिला हुआ हेरा फेरी करके। एटीजी होता ही नहीं, एटीजी तो चैरिटेबल के लिए होता है, रिलीजियस के लिए 5% एक्टिविटी कर सकते हैं। सर आप छोड़ो ना, हर चीज पूछोगे मुझे मरवाओगे, चलने दो। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you so much for your sir enlightening views on income tax. अब हमारे अगले स्पीकर श्रीमान अश्विन तनेजा सर जी, जो हमारे बीच दिल्ली से पधारे हैं। आप सर एक अपने आप में ख्याति हैं कि आप फॉर्मर इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर रह चुके हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, फेलो मेंबर हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट के भी आप मेंबर हैं। आपने हमारे एक निमंत्रण पर आना स्वीकार किया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और आइए अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान अश्विन तनेजा सर जी को, वो आए और अपना डेलिब्रेशन, अपना लेक्चर हमारे बीच रखें। श्रीमान जी, कृपया जोरदार ताली से आप इनका स्वागत कीजिए। और गिरीश आहूजा सर जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि सर आपने हमें सेक्शन 10 और जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके ऊपर हमें अपने व्यूज दिए। आइए सर। ये स्लिप पहले से रखी है, समय कम है, पता नहीं किसके लिए, हो सकता है मेरे लिए। अच्छा, मेरे लिए नहीं है। पहली वंदना महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हूं। दूसरी वंदना हम सभी के गुरु गिरीश आहूजा जी। तीसरी वंदना मंच पे विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण। और सबसे बड़ी वंदना आप सभी श्रोतागणों के लिए जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें सुनने के लिए यहां उपस्थित हुए। अपनी बात वहां से शुरू करूंगा जहां से धीरज जैन जी खत्म करना चाह रहे थे, वो भी है नहीं शायद। बड़ी अच्छी बात उन्होंने रखी हम सभी के सामने कि नए युग का प्रारंभ हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और वो इस बात के माध्यम से ये कहना चाह रहे थे कि नए युग में हमारे सबका काम करने का तरीका में भी परिवर्तन आना चाहिए। उनका जो संकेत था वो हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम करने के तरीके की तरफ था। बहुत अच्छी बात कही है, समय समय पर सभी को परिवर्तित होना चाहिए। और जब नए युग का आरंभ होता है तो नया जीवन आता है, नया कार्य आता है, नया कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली आती है और आनी भी चाहिए। तो सबसे पहला बदलाव होना चाहिए हमारे नागरिकों के जीने के तरीके में, जीवन के तरीके में। दूसरा तरीके में बदलाव आना चाहिए, हम जो सब उनको सलाह मशवरा देते हैं, उनको राय देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, हमारे मार्गदर्शन देने के तरीके में बिल्कुल परिवर्तन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तीसरी बात, जहां पर कोई बात सुनता नहीं है और जहां बात रुक जाती है कि सरकारी तंत्र का जो काम करने का तरीका रहा है उस काम करने के तरीके में परिवर्तन नहीं आया तो नए युग का प्रारंभ नहीं हो पाएगा। जितना भी नया कानून बनाया जाएगा वो अमृत नहीं जहर बनेगा। इस बात को भी तो सुनना चाहिए। एटीट्यूड अगर वही रहेगा हरासमेंट और करप्शन वाला तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। ईमानदारी, पवित्रता दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं उनके माध्यम से ये संदेश देना चाहता था क्योंकि जो नए नए कानून लेकर आ रही है सरकार हमारे सामने, इनकी हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल आवश्यकता थी, आवश्यकता है, पर उनको इंप्लीमेंट करने में अगर थोड़ा सा भी बायस रहा, थोड़ा सा भी हरासमेंट रहा, उसमें प्योरिटी नहीं रही तो ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव होगा हमारी कंट्री के लिए। बहरहाल अभी हम अपनी बात करें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। गिरीश जी ने बड़े अच्छे, हमारे गुरु हैं, बड़े अच्छे माध्यम से बताया कि वी शुड रीअलाइन अवर सेल्स। द टाइम हैज कम, वी मस्ट रीलुक इनटू, वी मस्ट रीलुक, वी मस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, realign ourselves. Few days back I was addressing a conference at Agra organized by RIFA, International Fiscal Association. So some of the experts were giving their
deliberations on international transactions. Those companies which were doing international transactions, whether the companies were from abroad who were investing in India, or whether the companies were from India who were investing abroad. So the nutshell in last of the slides, the message which was given by some of the experts was, then all unwanted structures should be unwinded. Meaning thereby something which was accepted so far under the law, now because of invocation of GAR, General Anti-Avoidance Rules, and many other such laws which have been brought in the countries, it will be very difficult to go through, because now the judiciary is making its judgments, taking its views on the basis of substance than on the basis of form. In simple words, वास्तविकता क्या है इसके ऊपर निर्णय होगा। आप किस तरह से लीगली कागजों के माध्यम से आप कोई चीज प्रूव करना चाहते हैं, उसके ऊपर निर्णय नहीं होगा। वास्तविकता क्या है उसके ऊपर निर्णय होगा। तो इसलिए जो पहले जिस तरह की प्लानिंग चला करती थी, जो टैक्स प्लानिंग और जो स्मार्ट प्लानिंग और इस तरह की बातें चलती थी कि ऐसे घुमा लिया वैसे घुमा लिया, साथ देखिए अभी आहूजा साहब ने बताया बड़ी अच्छी तरीके से कि वो 15% का जो कॉन्सेप्ट लेके आया टैक्स लो करने का, तो कुछ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट महोदय ने कहा सर कोई बात नहीं, पुरानी मशीनों को हम दोबारा पेंट करके उसके बिल पेश कर देंगे साहब, तो 15% टैक्स के दायरे में आ गया सर। वो सारी की सारी चीजें दे विल फॉल फ्लैट। और अभी बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जो जैन बंधु हैं वो सही मार्गदर्शन देते हैं कि हमारे धर्म में ही ये लिखा है कि हमने मार्ग से भटकाना नहीं है। वैसे तो ये किसी भी धर्म में है, पर अगर हम अपने धर्म को ही समझ लें तो हम किसी भी धर्म को समझ जाएंगे। तो पहला यही है कि हमें मार्गदर्शन करना है, मार्ग से भटकाना नहीं है। इसी बात को अब सरकार नए नए कानूनों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही है, और उनमें से एक नया ऐसा कानून आया है जिसका नाम है बेनामी लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ पीबीपीटी, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988। अरे आप कहेंगे सर 1988, तो फिर अभी कहां से आ गया ये? तो फिर 1988 में आया था। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी एक बहुत बड़ा एक मतभेद है, एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी है इस बारे में कि ये नया लॉ है या पुराना लॉ है। ये एक ऐसा कानून है, ये एक ऐसा कानून सरकार हमारे सामने लेकर आई है जिसको हर एक नागरिक को समझना जरूरी है। ये भले ही संगोष्ठी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हो, लेकिन इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अतिरिक्त और भी हमारे नागरिक मौजूद हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं अक्सर कहता हूं कि ये एक ऐसा कानून है जिसका ज्ञान हर एक नागरिक को होना चाहिए, क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन जाने अनजाने में हम में से बहुत लोग करते रहे हैं, और अब उसका करना या उसका पाया जाना, आपने भले ही पहले किया हो, अगर यह पता लगता है कि आपने कोई बेनामी ट्रांजैक्शन किया है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अनबियरेबल हैं। किस तरह से अनबियरेबल है? अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है, सबसे पहले इमीडिएटली अंडर सेक्शन 24(3) ऑफ PBPT Act 1988 by way of provisional attachment. Attachment is done immediately. Second consequence is, जिन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शन किया है, यानी कि जिसके नाम से संपत्ति दर्ज है या जो उसका असली मालिक है, जो जिसके नाम से दर्ज है उसको कहा जाता है बेनामीदार, और जो असली मालिक है उसको कहा जाता है बेनिफिशियल ओनर। दोनों के दोनों both are liable for prosecution under section 53 of PBPT Act. They are treated as गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। और उसके क्या सजा है? सबसे पहले संपत्ति सरकार की हो गई, दोनों के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है, 1 साल से 7 साल। एंड द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, यानी कि बेल भी लेनी पड़ेगी, कोर्ट की मर्जी है बेल मिले या ना मिले। तीसरी बात, 25% फाइन would be payable by these two persons. 25% किसका? मार्केट वैल्यू ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। कब की वैल्यू? जिस दिन ट्रांजैक्शन लिया हो। स्क्रीन ऑफ तो नहीं होगा बीच बीच में? स्लाइड नहीं चल रही थी, मुझे लगा अच्छी बात है, क्योंकि जब स्लाइड नहीं चलती तो मन से बात निकलती है, और जब मन से बात निकलती है तो मन तक पहुंचती है, ऐसा मैं मानता हूं। और ये मन से सुननी बात जरूरी है, क्योंकि बहुत वर्षों से जो हम काम करते आए हों वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि इसको करने में क्या बुराई है, लेकिन जब मन से निकालेंगे तभी दिमाग से निकलेगी कि हाँ अब ये काम ना करना है ना करने देना है। तो मैंने 2 व्यक्ति ऐसे बताए, थैंक यू, 2 व्यक्ति ऐसे बताए कि जिनके ऊपर पनिशमेंट है, लेकिन एक तीसरे व्यक्ति को भी जान लीजिए जिससे आपका मिलना जरूरी है। तीसरा व्यक्ति है अबेटर।
यानी कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन होने में किसी भी रूप से बेनामीदार और बेनिफिशियल ओनर की मदद करता है, अबेटर, द गाइड, द एडवाइजर, और उसकी क्या सजा है? ही विल बी आल्सो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 53 ऑफ पीबीपीटी एक्ट, और उसकी क्या सजा है? सेम 7 साल तक की सजा और 25% मार्केट वैल्यू ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। एक सर्च हुई कहीं पर, तो सर्च में पूछा गया कि लाला जी आपने ये बेनामी संपत्ति क्यों ली? तो बोले साहब मेरे सीए साहब ने कही थी। तो अब तक जो लाला जी समय मांग रहे थे सीए साहब से, अब सीए साहब लाला जी को कह रहे हैं यार तुम आ तो जाओ एक बार ऑफिस, कोई बात नहीं, फीस की कोई बात नहीं, फीस अगले साल ले लेंगे, तुम आ जाओ, सुन लो मेरी बात, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर लो, कुछ गलत बोल दिया आपने। इसलिए मैं कह रहा था नाउ द टाइम हैज कम टू रियलाइन अवरसेल्व्स। चलिए हम वापस आते हैं थोड़ा सा, ये बेनामी शब्द आया कहां से? हिंदी का शब्द है, संस्कृत का है, उर्दू का है, कौन सी भाषा का शब्द है, और हमारे देश में कहां से आया ये? कोई आइडिया, एनी गेस? ये ना हिंदी है, ना उर्दू है, ना संस्कृत है, ना इंग्लिश है, ये है पर्शियन। तो यानी कि ये शब्द जब आया जब पर्शियन लैंग्वेज वॉज वोग इन अवर कंट्री, जब ये प्रचलन में थी, ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज पर्शियन, एंड व्हेन इट वॉज इन ऑफिशियली लैंग्वेज when Mughal rule was there, Muslim rule was there, because at that time official language was this. Today also in many police stations you will find that FIRs are reported in some strange kind of language. You can't read it. Only trained people who are skilled to learn that language, only they can understand. So that means Benami transactions have been done since that time. So अगर Benami transaction जब से हो रहे हैं तो फिर अब suddenly क्यों रोक लगी? Not only at that time, British rulers allowed बेनामी ट्रांजैक्शंस by way of express legislation. उन्होंने कानून में लिखा कि आप बेनामी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में खुला था।